हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। चलिए हम अपनी करंट अफेयर की क्लास शुरू करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि ये करंट अफेयर की क्लास आपको डेली मिलती है। ये करंट की क्लास आपको डेली दी जाती है और ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए सफिशेंट डेटा है। चलिए, तो खासकर वनडे वाले बच्चों के लिए यहाँ से इस क्लास का सफिशेंट डेटा होगा। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए क्लास सफिशेंट है। स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। चलिए, पहला सवाल हमने यहाँ पे लिया है, सवाल नंबर 1। पहला सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम है जेपी नड्डा, जेपी नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान कहाँ शुरू किया है। इंपॉर्टेंट इसमें 3-4 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कितने दिवस का एक अभियान शुरू करा है। 100 दिन का एक यहाँ पे सघन टीबी उन्मूलन अभियान है, राष्ट्रव्यापी अभियान। ये नाम भी याद रखेंगे, ठीक है। और ये स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम है जेपी नड्डा, इनके द्वारा शुरू किया गया है। और ये शुरू कहाँ से किया गया है? पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से या फिर राजस्थान से? तो आप मुझे बताएंगे कहाँ से। चलिए, इसके बारे में बात करते हैं। ये है सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान, ठीक है। ये है आपका सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान है ये। और इस अभियान की अगर मैं बात करूं तो ये अभियान कितने दिन का है? तो अगर इसके टाइम की बात करें तो ये अभियान है आपका 100 दिन का। ये अभियान है 100 डेज का। ये 100 डेज का एक अभियान है और ये अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को शुरू करने वाले कौन है? तो शुरू करने वाले कौन है? इसको शुरू करा है जेपी नड्डा जी ने, जेपी नड्डा जी के द्वारा। और ये हैं कौन? तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है? ये हैं आपके स्वास्थ्य मंत्री। ये कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। इनके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। दूसरी बात है कि इसको शुरू कहाँ से किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हरियाणा से। कहाँ से? ये शुरू किया गया है हरियाणा से। और हरियाणा के भी कहाँ से? पंचकुला से, ठीक है। हरियाणा के भी पंचकुला से इसको शुरू किया गया है। और इसका काम क्या होगा? तो भाई ये क्यों शुरू किया गया है, काम क्या है इसका, है ना। तो ये क्यों शुरू किया गया है? रोगियों का पता लगा करके, जो टीबी के रोगी हैं, इन टीबी के रोगियों का पता लगाएंगे और पता लगा करके फिर उनका उपचार करेंगे, ठीक है। तो भाई इसलिए ये अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। और हरियाणा के पंजाब से 100 दिन का ये अभियान होगा। शुरू जेपी नड्डा ने करा है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, हरियाणा पंचकुला से, ठीक है। चलिए, तो इनके द्वारा शुरू किया गया है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे 2 हो जाएंगे। चलिए, इनको लिखेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए ये हो जाता है कि जो टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये टारगेट कब तक के लिए रखा गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीबी हारेगा और भाई देश जीतेगा, ये टारगेट कब तक के लिए रखा है हमने? तो भाई ये टारगेट है 2025 तक के लिए, ठीक है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपका यहाँ पे। दूसरा ये है कि जो टीबी है ये किसके द्वारा होता है। तो टीबी की बात करें तो भाई टीबी किससे होता है? टीबी होता है जीवाणु से। टीबी होता है आपका जीवाणु से। और उस जीवाणु की बात करें तो जीवाणु का नाम क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम। क्या नाम होगा इसका? नाम होगा यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम। की बात करें तो ये होगा बैक्टीरियम, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एक और फैक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि भाई ये जो है, जो टीबी है, इसके जीवाणु की बात करूँ तो क्या इसके लिए कोई मेडिसिन है? हाँ, इसके लिए अगर मेडिसिन की बात करें तो इसके लिए मेडिसिन की जो है, इसका एक टीका बनाया गया है। और इस टीके की बात करें, इसका जो टीका हो जाएगा वो है बीसीजी का टीका। क्या है? बीसीजी का। इसकी खोज किसने करी थी? अगर इसकी खोजकर्ता आपसे पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताई जा रही है। खोजकर्ता कौन है इसके? तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट कॉच। क्या नाम है इनका? नाम है रॉबर्ट कॉच है ये, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? बैसिलस कॉलमेट गुरीन, ठीक है। बीसीजी की फुल फॉर्म हो जाएगी बैसिलस कॉलमेट गुरीन, ठीक है। चलिए, अगला सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है हमारा यहाँ पे। अगला सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में चर्चा में रहा एक तूफान जिसका नाम है दरहा। तो हाल ही में चर्चा में रहा तूफान दरहा के कारण कहाँ रेड अलर्ट जारी करा गया है। तो भाई ये जो है दरहा कहाँ पर आया है? तूफान है ये,
ब्रिटेन में आया है साइक्लोन यहाँ पे, या फिर ये ऑस्ट्रेलिया में है, जर्मनी में या जापान में। चलिए एक तूफान की बात कर रहे हैं और इस तूफान का नाम है यहाँ पे दरहा, ठीक है। और इस दरहा की बात करें तो ये जो तूफान दरहा है ये आया कहाँ पर है, ये आया है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में आया है। ये कहाँ पर आया है, ये आया है ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में, ठीक है। और ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन। क्या नाम है भाई यहाँ पे, इसकी राजधानी हो जाएगी लंदन, ठीक है, लंदन में। किस नदी के किनारे है ये थेम्स नदी के किनारे बसा है, ठीक है, शहर थेम्स नदी के किनारे, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये हो जाती है कि जो ब्रिटेन में आया तो ब्रिटेन में कैसी, तो यहाँ पे ब्रिटेन में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, ठीक है भाई। यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलने लगी हैं, लाइटें बंद कर दी गई हैं, यातायात के साधन रोक दिए गए हैं, साथ में जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो भी जो रोक दिया गया है। मतलब यहाँ पे पूरे तरीके से सब कुछ को एक टाइम के लिए रोक दिया गया है। यहाँ पे रेड अलर्ट जारी हो चुका है, ठीक है। यहाँ के पीएम कौन है अगर मैं बात करूँ तो इसके पीएम कौन हो जाएंगे, तो इसके पीएम है यहाँ पे के स्टारमर। क्या नाम हो जाएगा, इनका नाम है के स्टारमर, ठीक है। स्टारमर की बात करें, ये इनके पीएम हो जाएंगे यहाँ पे लंदन के, ब्रिटेन के। तो भाई ब्रिटेन में आया है तूफान दरहा, आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक आंसर होगा। चलिए तो यहाँ पे आप देखेंगे दरहा, और ये सिर्फ स्पेशल ये एक ही पार्ट को यहाँ पे प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि ये काफ़ी और एरिया को भी प्रभावित करने वाला है, लेकिन ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा। सवाल नंबर 3, हाल ही में यूएनजीए की बात करें, हाल ही में यूएनजीए ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है। तो रिसेंटली मेडिटेशन डे मनाया गया है, सेलिब्रेट किया गया है। तो यहाँ पे जो मेडिटेशन डे है रिसेंटली में, तो ये मेडिटेशन डे भाई कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, चलिए बताते हुए चलेंगे। हम बात कर रहे हैं 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या 21 दिसंबर। चलिए बात कर रहे हैं वर्ल्ड मेडिटेशन डे की, विश्व ध्यान दिवस की, है ना। वर्ल्ड मेडिटेशन डे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे की अगर बात करी जाए तो इसको सेलिब्रेट किया गया है पहली बार। और ये सेलिब्रेट कहाँ पे, किस डेट को किया गया है, सेलिब्रेट किया है 21 दिसंबर को, और 21 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया है। और भाई करा किसने है सेलिब्रेट, तो भाई इसकी बात करें तो ये करा किसने है, तो ये भाई किसके द्वारा इसको सेलिब्रेट करा गया है, तो ये सेलिब्रेट करा गया है यूएनजीए के द्वारा, ठीक है। अच्छा, यूएनजीए के द्वारा, यूएनजीए महासभा ने इसको जो है यहाँ पे महासभा के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया है। सेलिब्रेट क्यों किया गया है, किसकी तर्ज पे किया गया है, तो भाई अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो लॉन्च किया गया है, ये जो लॉन्च किया है तो ये किसकी तर्ज पे किया गया है, तो भैया आपको पता होगा कि भारत में, अगर भारत में 21 जून की बात करें तो 2015 में सबसे पहली बार यहाँ पे भारत में योग दिवस मनाया गया था, है ना। तो ये किसकी तर्ज पे हो जाएगा भाई, भारत में, है ना। तो ये तर्ज भारत देश की तर्ज पर जो है इसको शुरू किया गया है। दूसरी बात ये आती है कि क्या बोलते हैं, ये तो हमारा क्या बोलते हैं वर्ल्ड मेडिटेशन डे हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सिर्फ योग दिवस की, तो योग दिवस की बात करें वो भी भारत में, तो योग दिवस भारत में, तो भाई अगर इसकी बात करें तो ये कब सेलिब्रेट होता है, 21 जून की बात करें, 21 जून 2015 को पहली बार ये सेलिब्रेट हुआ था, ठीक है, 2015 को। ऐसा क्या होता है 21 जून 2015 को, तो सॉरी 21 जून को क्या होता है, अगर ये 21 जून की डेट में लूँ ना, तो ये जो 21 जून है और एक डेट है 21 दिसंबर, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 21 जून को क्यों इसको सेलिब्रेट किया, देखो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, या मैं कहूँ कि जो उत्तरी ध्रुव है ना, तो उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आप देखेंगे उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है ना। तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है इसमें सबसे बड़ा दिन होगा, ये सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे बड़ा दिन जरूर लिखना, रात नहीं, सबसे बड़ा दिन होता है। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कि 21 दिसंबर की बात करें तो 21 दिसंबर नहीं, आप 22 दिसंबर लिखना है, यहाँ पे 22 दिसंबर लिखना, ठीक है। अब 22 दिसंबर की अगर मैं बात करूँ तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें तो ये सबसे बड़ी रात होती है, ठीक है, सबसे बड़ी रात होती है इस दिन, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे 21 दिसंबर को आप देखेंगे कौन सा यहाँ पे डे सेलिब्रेट किया जाएगा, तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है।
चलिए, अच्छा यहाँ पे यूएनए के स्थायी प्रतिनिधित्व कौन हो जाएंगे, वहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करें, आंसर हो जाएगा देखो यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे है ये शुरू किया गया है। अच्छा यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यूएनओ के स्थायी प्रतिनिधित्व की बात करें, ये कौन कर रहे हैं भारत की तरफ से, तो भाई ये कौन कर रहे हैं स्थायी प्रतिनिधित्व, तो ये हो जाएंगे पी हरीश, क्या नाम है इनका, पी हरीश की बात करें तो ये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि हाल ही में भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के 68वां सत्र, कौन सा यहाँ पे एडिशन है 68, तो 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। भैया इंडिया को पहली बार चुना गया है, पहली बार, इंपोर्टेंट लगाना, स्टार लगाना, क्योंकि भारत को पहली बार चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग, यूनाइटेड नेशन के आपको पता बहुत सारे आयोग हैं। अगर इसके अंग की बात करें तो इसके पार्ट होते हैं 6 अंग है ना, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसका एक आयोग है, उसके 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। परमाणु ऊर्जा का, मानवाधिकार का, या फिर नारकोटिक्स ड्रग का, या जलवायु परिवर्तन का। और देखो एक बड़ी अच्छी सी बात है कि इंडिया में नशे की बहुत बड़ी दिक्कत सामने आती है और इंडिया को ही नारकोटिक्स ड्रग्स का अध्यक्ष चुना गया है ना। चलो आंसर तो खैर ऑप्शन सी है जो मैं बता चुकी हूँ। चलिए बात करते हैं यहाँ पे यूएनओ की। तो भाई किसने चुना है, सबसे पहली बात है भाई ये एक पार्ट है यूएनओ का, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो भाई इसकी स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर की बात करें, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो जी न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क की बात करें, न्यूयॉर्क में एक द्वीप पड़ता है मैनहट्टन द्वीप, वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मैनहट्टन द्वीप की बात करें तो जी यहाँ पे हो जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि जिसमें टोटल कितने कंट्री हैं अब तक की बात करें तो इसमें जो टोटल कंट्री हैं आप देखेंगे, इसमें टोटल कंट्री हैं 193 कंट्री है, 193 कंट्री। नवीनतम कौन सा हो जाएगा, सूडान इसमें जुड़ा है। ठीक है, सूडान जुड़ा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है इसमें कि अभी भाई इसका 67 सत्र इसके हो चुके हैं, तो अब इसका 68वां सत्र हुआ है ना। 2024 की बात करें तो ये भाई सत्र हुआ है इसका 68वां। इस 2024 में 68वें सत्र की बात करें तो इसके अध्यक्ष की बात, इसके 68वें सत्र की बात करें तो जो एक आयोग है इसका, आयोग का नाम हो जाएगा यहाँ पे, इस सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है भारत को। और आयोग कौन सा हो जाएगा, तो ये है नारकोटिक ड्रग्स आयोग। ठीक है, नाम है इसका नारकोटिक ड्रग्स की बात करूं तो नारकोटिक ड्रग्स आयोग है एक। और इस आयोग के अध्यक्ष की बात करूं, 68वां सत्र है इसका, तो इसका अध्यक्ष बना है भारत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको इसके लिए। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्यों है भाई, ये क्यों बनाया गया था, नारकोटिक्स जो है ड्रग्स, ये क्यों बनाया गया, काम क्या करता है ये आयोग। इस आयोग के काम की बात करें तो भैया काम क्या है इस आयोग का, सिंपल सा काम है। क्यों बनाया गया था, काम क्या करता, जो नशीली दवाएं हैं इन पे रोक लगाता है ना। तो भाई काम क्या करता है, नशीली दवाओं पर रोक लगाना। ठीक है, नशीली दवाओं के प्रयोग पर रोक लगाना है ना, इन पर रोक लगाने का ये काम करता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जब भारत इसमें कब शामिल हुआ था। चलो खैर इसका आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा बात करूँ तो भाई इसमें भारत कब शामिल होता है यूएनओ की। देखो यूएनओ की शुरुआत में तो 51 देश थे ना, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि भाई ये भारत कब इसमें शामिल हुआ, तो भारत शामिल हुआ इसके अगले साल, जब ये बन चुका उसके अगले साल 1946 में। जब इसमें कितने कंट्री थे, तो इसमें आपके 53 देश थे और 53वां देश आपका भारत था। ठीक है, अच्छा भारत की तरफ से आज की बात करें तो जी आज की तरफ से, आज जो है भारत की तरफ से कौन है, आज भारत की तरफ से कौन वहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इनका नाम है शंभू कुमार। क्या नाम है इनका, नाम हो जाएगा शंभू कुमार नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिका राष्ट्रपति जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अब देखो नासा के प्रमुख बनाए गए हैं जिनका नाम आप बताएंगे, और ये बनाया किसने है, यूएसए के प्रेसिडेंट ने। यहाँ पे जेरेड
इसाक मैन बनाए गए हैं, काश पटेल या तुलसी गवाड़ या फिर जे भट्टाचार्य। आंसर क्या होना चाहिए? देखिए अगर यहाँ पे नासा की बात करें, नासा, नासा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेशनल एरोस्पेस या यहाँ पे सॉरी एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब नासा भाई ये कहाँ की संस्था है? तो आप कहेंगे ये जो संस्था है ये हो जाएगी संस्था यूएसए की, ठीक है। यूएसए की संस्था है तो भाई यूएसए की संस्था पर निर्णय भी कौन लेंगे? तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट यहाँ पे निर्णय लेंगे। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? तो भाई ये निर्णय लेने वाले जो हैं ये हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो जी ट्रंप जी ने इसके लिए निर्णय लिया है और निर्णय क्या लिया है कि इसके नए प्रमुख बनाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात करें कि भाई नासा की स्थापना कब होती है? तो नासा की स्थापना होती है 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है इसका? हेडक्वार्टर की बात करें तो आप मुझे इसका हेडक्वार्टर बताएंगे। अच्छा एक और चीज़ है कि नासा के जो है अभी हेड की अगर मैं बात करूं तो नासा के हाल फिलहाल में एक हेड बनाए गए हैं। तो अच्छा यहाँ पे अभी तक जो इसके हेड थे वो कौन थे? अगर अभी तक की हेड की बात करें तो कौन थे? विल नेल्सन थे, है ना, ये थे अभी तक जो बैठे थे इस चेयर पर, विल नेल्सन बैठे थे। लेकिन अब बात करें तो जी नए वाले न्यू हेड कौन बन चुके हैं? यहाँ पे न्यू हेड की बात करें तो न्यू हेड कौन बने हैं? यहाँ पे जेरेड बने हैं, जेरेड इसाक मैन, ठीक है। कौन बने हैं? ये बने हैं जेरेड इसाक मैन की बात करें तो भाई ये यहाँ पे न्यू हेड बने हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ के भाई डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा इन्हें बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये है आप देख सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 6, हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? काम क्या करेगा? काम करेगा यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूल करेगा। अन्नचक्र किया गया है, स्कैन ऐप है या फिर ई मैप ऐप है या फिर यहाँ पे एकलव्य ऐप है? कौन सा ऐप है? अब देखिए यहाँ पे बात करी जाए, चलिए आप बताएंगे। एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अन्नचक्र ऐप। क्या नाम है इसका? नाम है अन्नचक्र ऐप, ठीक है। ये ऐप भाई यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। अन्नचक्र ऐप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये ऐप सबसे पहली बात तो है, देखो इसमें एक तो ये ऐप है ना, और इसके साथ में एक ऐप और है जिसका नाम है स्कैन ऐप, ठीक है। एक ऐप है ये स्कैन ऐप की बात करें तो ये ऐप है, दो ऐप है। ये ऐप क्यों करा गया है? इसका काम क्या है? तो भाई ये आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करेगा। देखो यहाँ पे ना आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन करेगा। तो इस ऐप का तो काम ये है कि भाई ये आपूर्ति जो श्रृंखला है इसको ठीक करेगा, है ना। और ये वाला जो ऐप है स्कैन ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो अगर स्कैन ऐप देखो यहाँ पे आ रहा है ना, स्कैन ऐप ये भी है। तो स्कैन ऐप की बात करें तो ये क्या है? सब्सिडी के आवेदन के लिए काम करेगा। ये क्या काम करेगा? जो सब्सिडी है, सब्सिडी के आवेदन का काम करेगा, ठीक है। आवेदन का काम करेगा। ये दो ऐप लॉन्च किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपूर्ति श्रृंखला के लिए तो भाई अन्नचक्र हो जाएगा, सब्सिडी के आवेदन के लिए स्कैन ऐप हो जाएगा। अब इनको लॉन्च किसने करा है? इन दोनों ऐप की बात करें तो भाई इनको यहाँ पे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? भाई इनको जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है जो प्रहलाद जोशी है उनके द्वारा। तो भाई ये प्रहलाद जोशी की बात करें, इन्होंने प्रहलाद जोशी ने इसको भाई यहाँ पे ऐप को इसको लॉन्च किया है। अब प्रहलाद जोशी कौन है? ये इनकी बात करें तो ये जो उपभोक्ता और खाद्य वितरण मंत्रालय है इससे संबंध रखते हैं। तो ये किसके मंत्री हो जाएंगे? तो भाई किस मंत्रालय ने? तो अगर मंत्री की बात करें तो ये हो जाएंगे उपभोक्ता साथ में खाद्य वितरण मंत्रालय, ठीक है। खाद्य वितरण मंत्रालय की बात करें तो भाई इसके मंत्री हो जाएंगे, यानी कि ये जो है दोनों ऐप खाद्य वितरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए हैं, उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय के द्वारा।
अब इस ऐप के निर्माण की बात करें तो भाई इसको बनाया किसने है, भाई ये ऐप निर्माण किसके द्वारा किया गया है इस ऐप का, तो ये जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है इसके द्वारा, ये आपसे पूछा जा सकता है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। और साथ में आईआईटी बॉम्बे दिल्ली की बात करें इसने, ठीक है, आईआईटी दिल्ली, इन दोनों ने मिलकर के इसको, इन दोनों ऐप को बनाया है। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अन्न चक्र, अगर यहाँ पे आपूर्ति श्रृंखला के लिए पूछा गया है, ठीक है। चलिए, ये लॉन्च किया जा चुका है। अगला सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि हाल ही में बेगा सी रॉकेट से कॉपरनिकस यानी कि सेंटिनल फर्स्ट सी, ये एक यहाँ पे उपग्रह है, इसको किसने प्रक्षेपित किया है, तो भाई ये जाक्सा ने, इसरो ने, नासा ने, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, किसने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। बिल्कुल, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉपरनिकस सेंट्रल फर्स्ट सी की, है ना। चलिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कोपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट सी की, ठीक है। और ये इसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये है क्या चीज़, क्या है ये, क्या चीज़ है ये। सबसे पहले अगर इसकी बात करें क्या चीज़ है, तो ये एक उपग्रह है ना। सैटेलाइट की बात करें तो ये है एक सैटेलाइट, ये है एक उपग्रह। और आपको पता है उपग्रह का वही कि उपग्रह ग्रह के चारों तरफ घूमता है ना। अगर ये रूल फॉलो करता है तो वो सैटेलाइट है, अदरवाइज किसी और कैटेगरी का होगा। तो ये है एक उपग्रह। अब दूसरी बात आती है कि इस उपग्रह को लॉन्च किसने किया है। अगर यहाँ पे लॉन्च की बात करें तो इसको लॉन्च किसने करा है, ये करा है ईएसए ने। ईएसए मतलब जो यूरोपियन स्पेन एजेंसी है इसने, है ना, यूरोपियन स्पेन एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है। दूसरी बात है कि भाई लॉन्च करने के लिए किसी ना किसी रॉकेट का इस्तेमाल किया होगा। तो अब इसमें जो रॉकेट है इसकी बात करें तो जो रॉकेट कौन सा होगा इसमें, मैंने बताया ना वेगा सी रॉकेट है। इसमें कौन सा है, तो इसमें रॉकेट है वेगा सी रॉकेट, इसका इस्तेमाल किया गया है। अब तीसरी बात ये आती है कि जिसको लॉन्चिंग की बात करें तो इसको लॉन्चिंग कहाँ से किया गया है, भाई कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है ना। लॉन्च भाई कहाँ से किया गया है, तो अगर लॉन्चिंग की बात करें तो ये कोरू फ्रेंच गुयाना की बात करें तो ये कोरू, और ये पड़ता है आपका फ्रेंच गुयाना। इस फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया है। अब तीसरी बात ये आती है कि भाई ये है कैसा उपग्रह हो जाएगा, ये कैसा सैटेलाइट है, इसकी क्या क्वालिटी होंगी। तो भाई ये यानी कि जो है ये ईओएस हो जाएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या फिर कह सकते हैं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हो जाएगा, ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हो जाएगा ये, ठीक है। ये इस प्रकार का सैटेलाइट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसको जो लॉन्च किया है तो ये किसने करा है, ईएसए के द्वारा किया गया है ना। यानी कि इसको कह सकते हैं हम यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, इसके द्वारा यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसने लॉन्च करा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये। अगला सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी ने चीन के साथ BRI सहयोग के रूपरेखा पर हस्ताक्षर करे हैं। तो भाई इस पर किसने, ये एक कॉरपोरेशन है और इस फ्रेमवर्क पर भाई किसने जो है, जो चाइना के साथ काम करने के लिए तैयार है, किसने कहा कि हाँ आप जो है ये बनाइए और हम आपके साथ हैं। श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, नेपाल ने, म्यांमार ने। कौन सा कंट्री हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल देखिए एक यहाँ पे एक सहयोग बनाया जा रहा है, एक यहाँ पे फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जो है BRI, ठीक है। इसकी बात करें तो ये क्या है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव है। ये क्या है, ये है आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ठीक है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ठीक है। अब जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ये किस सिद्धांत पे या इसका जो है थ्रो क्या है काम करने का, अगर इसकी बात करें तो ये OBOR पे काम करता है। यानी कि मैं कहूँ कि वन बेल्ट वन रोड, है ना, कह रहा है यहाँ पे वन बेल्ट और वन रोड, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे करी जाए कि जी ये शुरू किसने करा है, ये जो है ये शुरू किसने करा है,
तो अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो भैया इसको बनाना शुरू करा है चीन ने। अब चीन के साथ इसकी हेल्प कौन करने के लिए तैयार है, तो चीन के साथ जो इसकी हेल्प कर रहा है वो आ गया आपका जापान। ठीक है, ये आ गया जापान। जापान कह रहा है कि जी मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा नेपाल, माफ कीजिएगा नेपाल, इसमें ये हो जाएगा आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल ने कहा ठीक है हम आपके साथ है। अब दूसरी बात ये आती है, नेपाल तो खैर इसके साथ है, तो ये बनाया कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अगर इसकी बात करें कि ये कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा, है ना, कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा, देखो यूरोप से इसको शुरू किया जाएगा और यूरोप से अफ्रीका तक, जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप तक ये बनाया जाएगा। ठीक है, इंडिया इससे बाहर है और भी कंट्री, तो भाई इसकी हेल्प कौन कर रहा है, नेपाल। चलिए अगला सवाल नंबर 9, हाल ही में एक यहाँ पे जेसलर, ये भाई 2024 की एक रिपोर्ट है। ठीक है, ये इस रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल मालवेयर हमले के मामलों को देखते हुए टॉप कंट्री कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मालवेयर हमले हुए हैं। तो अगर इसकी बात करी जाए तो भाई ये कौन सा कंट्री हो जाएगा, चलिए हाँ इसके लिए कौन सा कंट्री हो जाएगा, चलिए बताते हुए चलेंगे। इसके लिए तो ये चीन हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, यूएसए या फिर भारत, कौन सा कंट्री होगा। देखिए अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक जेसलर थ्रेड लैब्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये 2024 का है। अगर इसकी बात करें तो ये जो है, ठीक है, ये जो है ये भाई एक रिपोर्ट है ये। ठीक है, अब जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को प्रकाशित किसने करा है, सबसे पहली बात तो ये है प्रकाशित किसके द्वारा किया गया है, तो इस रिपोर्ट को जो प्रदान किया गया है वो किया गया है यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी के द्वारा। ठीक है, क्लाउड सिक्योरिटी के द्वारा इस रिपोर्ट को दिया गया है। ठीक है, अब भाई बात ये आती है कि भाई ये रिपोर्ट दी क्यों गई है ना। इस रिपोर्ट में बात किसकी करी गई है, क्या बात करी गई है इस रिपोर्ट में, तो बात करी गई है मोबाइल के जो मालवेयर अटैक है इनको लेकर के बात की गई है, मोबाइल के मालवेयर अटैक को लेकर के। ठीक है, मालवेयर अटैक आक्रमण को लेकर के बात करी गई है। अब ये जो मालवेयर है इसकी बात मैं करूँ तो मालवेयर क्या चीज़ है, मोबाइल समझ में आता है, मोबाइल पे मालवेयर अटैक मतलब क्या है मालवेयर, तो मालवेयर है एक दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर, यानी कि एक बुरा सॉफ्टवेयर कह सकते हैं ना, बुरा सॉफ्टवेयर है ये, सॉफ्टवेयर वायरस है एक प्रकार का। ठीक है, तो ये एक वायरस है ये। अब दूसरी बात आती है कि जी इसकी रैंक जो दी गई है इस रिपोर्ट में, तो अब रैंक की बात करें तो पहले नंबर पे तो आता है इस बात चीज़ में भारत, जबकि 2023 में ये रिपोर्ट में भारत चौथे स्थान पे था, यहाँ पे सॉरी तीसरे स्थान पे था 2023 की बात करेंगे तो, लेकिन 2024 में भारत इसमें पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पे है आपका यूएसए इस रिपोर्ट में। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात बताएं, यहाँ पे ये किस एक्ट के द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पे एक एक्ट आता है, आप देखेंगे एक एक्ट है जिसको बोला जाता है यहाँ पे आईटी एक्ट की बात करें तो आईटी एक्ट, और आईटी एक्ट की बात करें तो जो आईटी एक्ट है सूचना तकनीकी एक्ट इसको बोलते हैं, सूचना तकनीकी एक्ट 2000 में आया था, इसके थ्रू सिक्योर रखा जाता है। चलिए आपका लास्ट सवाल अंतिम सवाल है कि हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियर केंद्र कहाँ शुरू किया है, तो भाई दूसरा सुरक्षा केंद्र कहाँ खोलने की बात करी है, एशिया का, जो गूगल यहाँ पे अनाउंस टू स्टार्टेड एशिया का सेकंड सिक्योरिटी इंजीनियर सेंटर हैदराबाद में है, हैदराबाद लिखा हुआ है, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, कहाँ पे शुरू किया जाएगा। देखो बात यह है कि भाई पहली बात तो ये सेकंड सुरक्षा इंजीनियर केंद्र है, ये एशिया की बात करें तो हमारे एशिया में सेकंड सुरक्षा इंजीनियर केंद्र, इंजीनियर सेंटर है, केंद्र है ना। अगर इसकी बात करें तो सिक्योरिटी इंजीनियर सेंटर है, सेकंड है एशिया का, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब ये जो है ये एशिया का दूसरा है, पहली बात भैया ये एशिया का दूसरा है। ठीक है,
फिर ये विश्व में कौन से नंबर पर है? विश्व की बात करें तो विश्व में भाई ये 5वें नंबर पर है। और भारत की बात करें तो भारत में है ये पहले नंबर का, भारत में है पहले नंबर का। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब गूगल सिक्योरिटी इंजीनियर सेंटर की अगर बात करी जाए, यहाँ पे गूगल सिक्योरिटी इंजीनियर सेंटर की बात करी जाए, तो जो गूगल सिक्योरिटी इंजीनियर सेंटर है तो भाई एशिया में पहला कौन सा है? ये एशिया में दूसरा है। ये तो अगर बात करी जाए तो एशिया का ये तो सेकंड है ना, सुरक्षा इंजीनियर केंद्र जो हैदराबाद में, सेकंड कौन सा हो जाएगा? तो भारत में हैदराबाद में, ये भी ध्यान में रखेंगे, हैदराबाद में। तो भाई फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट कहाँ पर खोला गया था? फर्स्ट था आपका जापान में। ठीक है, जापान में था। और सेकंड आपका हैदराबाद में है। काम क्या होगा इसका? सुरक्षा, रोजगार और कौशल विकास देना। ठीक है, ये हो जाएगा हैदराबाद में। आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।